नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और आज बीच बहस में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे, जिस विषय को लेकर के, जिस सीट को लेकर के हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट। मंडी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा के पहले और प्रत्याशी की घोषणा के बाद यह सीट चर्चा में रही है, क्योंकि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कंगना रनावत, और कंगना रनावत और हिमाचल के जो मंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उनके बीच की जो बयानबाजी रही है वो हमेशा सुर्खियों में रही, और आज फिर उनका एक बयान सुर्खियों में है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, क्योंकि आपको बता दें अंतिम चरण में यानी 1 जून को मंडी की इस लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं। और ऐसे में चुनाव के अहम पहले इस तरह की जो टिप्पणियां आई हैं, एक बार फिर कंगना रनौत के ऊपर सवाल जो खड़े किए गए हैं। पहली बार जब हमने देखा था कंगना रनौत के ऊपर सुप्रिया श्रीनेत ने एक सवाल खड़ा किया था, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। और एक बार फिर अब विक्रमादित्य सिंह की ओर से ये कहा गया है कि कंगना जिन जिन मंदिरों में जा रही हैं उन मंदिरों की सफाई होनी चाहिए। यानी एक बार फिर देश का चुनाव व्यक्तिगत टिप्पणी के साथ जुड़ गया है। व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर के चुनाव आयोग ने पहले भी कई सवाल खड़े किए हैं, निर्देश जारी किए हैं, यहां तक कि नोटिस भी जारी किए, लेकिन तब भी व्यक्तिगत आक्षेपों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो बयान जारी किया गया, जो बयान कहा गया है कि कंगना रनावत जिस जिस मंदिर में जाएंगे उस मंदिरों में सफाई की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्या एक व्यक्ति को, एक इंसान को देव के मंदिर में, हालांकि उन्होंने जो बात कही है कि ये जो हिमाचल प्रदेश है ये देवभूमि है, पवित्र स्थली, और यहां पर रेड मीट खाने वालों की आवश्यकता नहीं है, और वो आप पवित्र कर रहे हैं। क्योंकि बात यही नहीं रुकती है, बात विक्रमादित्य सिंह की जो मां है प्रतिभा सिंह, वहां तक पहुंच जाती है, और वो भी एक टिप्पणी कर देती है, और वो टिप्पणी करती है कि कंगना रनावत जो है वो हाड़ मास की नहीं बनी है, वो तो एक परी है, लोग उनको देखने के लिए आते हैं, उन्हें वोट नहीं दिए जाएंगे, केवल उनके दर्शन किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि इस टिप्पणी पर, इस बयान के बाद से जो मंडी की सियासत है वो भी तेज हो गई है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। दिनेश निगम जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है। राधेश्याम अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। इसी के साथ दिलीप भदौरिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। दिलीप जी, बहुत स्वागत है। शुभकरण पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। शुभकरण जी, बहुत स्वागत है। और अशोक गौतम जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले दिलीप भदौरिया जी, आपके पास आना चाहूंगा कि बात हो रही है मंदिरों की। भारत के प्रत्येक नागरिक को, यहां तक कि भारत में ना रहने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को भारत के किसी भी मंदिर में जाने का अधिकार है, क्योंकि देवता के दर्शन करने का अधिकार मनुष्य को है। वो किस वर्ग से आता है, किस पार्टी से आता है, किस जाति से आता है, ये उसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ यही कहते हैं। लेकिन क्या कंगना रनावत के मंदिर जाने से मंदिर अपवित्र हो जाएंगे, जो विक्रमादित्य कह रहे हैं कि मंदिर धुलवाने पड़ेंगे? देखिए सूरज जी, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से आपको भी, कि ऐसे विषयों को आप उजागर कर रहे हैं, अच्छी बात है। रही बात ये मंदिर में जाने से और अपवित्र होने से, तो उसमें मेरा कहना ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। ये चुनावी माहौल में किसके क्या बयान रहते हैं ये आप भी अच्छे से समझ सकते हैं जी। क्योंकि अगर भाजपा का कोई प्रत्याशी या भाजपा का कोई बड़ा नेता अगर इस टाइप के बयानबाजी करता, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इशू बन के सामने आता, क्योंकि उनके बयानबाजी तो डेली बेसिस पे चलते ही रहते हैं, चाहे चुनावी सभा हो चाहे कोई हो। और मंदिर तो इस समय बिल्कुल सुर्खियों में है। मंदिर, धर्म, जाति, केवल ये विषय बचे हुए हैं आज ये लोकसभा चुनाव पे लेके। इसके अलावा कुछ विषय दिख ही नहीं रहा। सत्ताधारी दल अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहा, विपक्ष उनकी जो विफलताएं हैं सत्ताधारी दल की वो गिना नहीं पा रहा है, क्योंकि विपक्ष को अपने उसके ऊपर जो लगाए जा रहे हैं आरोप, उनसे सुलझने का ही समय नहीं मिल पा रहा है। तो ये केवल चुनावी स्टंट है ये, मेरे ख्याल से। बाकी और भी मेरे वरिष्ठ साथी भी हैं, उनका सबका अपना अपना बिल्कुल चर्चा मत होगा सभी के साथ। ठीक है, बिल्कुल। दिलीप भदौरिया जी, आपका ये कहना है चुनावी स्टंट है, लेकिन फिर भी क्या चुनावी स्टंट के लिए अपनी राजनीति में महिला का अपमान करने की जरूरत है, या फिर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां करने की जरूरत है? दिनेश निगम जी, लग रहा है आपको? देखिए, दिलीप जी ने कहा चुनावी स्टंट है, क्योंकि पहले 1 जून को जो है वहां पर मतदान होने हैं, और उससे पहले ठीक ऐसी प्रतिक्रिया है। हालांकि
हालांकि पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने महिलाओं के ऊपर कोई टिप्पणी की हो, कई बार वो कर चुके हैं और एक बार फिर हम ऐसा बयान देख रहे हैं जहां उन्होंने कह दिया है कि मंदिरों को धुलवाने की जरूरत है। हाँ। लग रहा है आपको चुनावी स्टंट में इसको इस्तेमाल करने की जरूरत थी, व्यक्तिगत नहीं, टिप्पणी की? बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो चुनाव आयोग है उसको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कलकत्ता में ममता जी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के हाँ। प्रत्याशी ने टिप्पणी करी, हाँ। तो उन्होंने तुरंत उनको चेतावनी जारी करी। तो इनको चाहिए चुनाव आयोग के कि ऐसे मामले में रोक लगाने के लिए कोई कड़े निर्देश जारी करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोटिस जारी कर दिया, 4 दिन बाद नोटिस मिलेगा, फिर उसका जवाब आएगा जब तक चुनाव हो जाएंगे, तो इसमें लगाम तो लग नहीं पाएगी। कुछ ऐसे निर्णय लिए जाए, त्वरित निर्णय जिनको कहते हैं, और उसमें ऐसे नियम कानून लागू कर दिए जाए, बना दिए जाए कि नहीं अगर ऐसा ये किया तो इनको आयोग घोषित कर दिया जाएगा, इनको इनका निर्वाचन शून्य कर दिया जाए। कुछ ऐसे निर्णय जब एथेंटिक निर्णय लेंगे तब जाकर के इसमें रोक लगेगी। मुझे नहीं, और इस तरह से नोटिस जारी करना और नोटिस का जवाब मांगना ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। अब ये फॉर्मेलिटी अगर ऐसे चलती रही तो इसी तरह की बयानबाजी होती रहेगी। नंबर 1, क्योंकि वर्तमान में आज की स्थिति में इसी तरह से माहौल बना हुआ है, लोकतंत्र की बिल्कुल जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई लोकतंत्र समझ ही नहीं रहा कि लोकतंत्र है क्या। आज से 30 साल 40 साल पहले का भी लोकतंत्र हमने देखा है, और आज का भी लोकतंत्र देख रहे हैं, और राजनीतिक दलों के नेताओं के पहले भी बयान हमने सुने हैं और आज के भी बयान सुन रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए इतने निम्न स्तर तक के बयान आ जाते हैं मंचों के माध्यम से। उनको ये नहीं लगता कि आम सामने जो दर्शक है, जो श्रोता है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो पीछे बाद में जाके हमारे खिलाफ क्या टिप्पणी करेगा। तो इसमें कोई किसी प्रकार का जो है कोई चुनाव आयोग सीरियस नहीं हो रहा है, जिसको उसको सीरियस होना चाहिए। रहा सवाल ये मंदिर का सवाल है, तो मंदिर में तो किसी को भी नहीं रोका जा सकता, चाहे वो मीट खाए चाहे कुछ करे। ये कौन सी बड़ी बात होती है? अगर ऐसा उन्होंने बोल करके कि वो मीट खाती है या ऐसा करती है इसलिए, और किसी और एक महिला ने, उनकी माँ ने, जिसने भी अगर ये कहा कि नहीं वो उनको देखने आते, तो ये तो मैंने उनको सोचना चाहिए उम्र के हिसाब से उनकी बेटी के बराबर है वो, है ना। देश की तो महिला तो है ही, अपने देश की नागरिक तो है, ये महिला भी है, प्रत्याशी भी है, लेकिन उनकी बेटी के बराबर। उनको टिप्पणी करने के पहले ये सोचना चाहिए, बल्कि उनको तो अपने बच्चे को डांटना चाहिए कि नहीं तुमने इस तरह से बयानबाजी कैसे कर दी। क्योंकि राजनीति में कभी कभी क्या होता है, और खास तौर से चुनाव के माहौल में कभी कभी सूरज जी क्या होता है कि जरा से चीज भी, जरा सी भी अगर तीली के आंच दिखा दी जाए ना, तो वो चुनाव में एक बहुत बड़ा काम कर जाती है और विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन जाती है ना, बिल्कुल बन जाती है। और सत्ता पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उसको बोलने का इतना अच्छा अवसर मिल गया कि आम जनता में जो है उसको फैलाने, ये फैलावा करके वोट को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि एक नारी ही नारी की दुश्मन हो जाती है, यदि उनकी मां भी इस तरह की टिप्पणी कर रही है कि वो हुस्न परी है। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया, अभिजीत गंगोपाध्याय जो पूर्व न्यायाधीश है, उन्होंने जो टिप्पणी की थी कि संदेश खाली का चेहरा जो वहां पर जो था, उसको ये बात जो कही गई कि 2000 रुपए में वो बिकी हुई हैं, और इस तरह की जो बात सामने, तो उन्होंने पूछा था कि ममता बनर्जी आपकी कीमत क्या है। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है कि वो 24 घंटे चुनाव प्रचार रोक नहीं, बिल्कुल रोक लगा दी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो आ रही है खान पान को लेकर के, विक्रमादित्य सिंह ने खान पान को लेकर सवाल खड़े किए हैं। शुभकरण पांडे जी, आपसे जानना चाहूंगा कि यदि हमारे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी का, अन्य राजनीतिक दल का हो, क्या उसकी निजी जीवन शैली का चुनाव प्रचार में उपयोग करना है कि वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, वो व्यक्तिगत जीवन में कौन कैसा है, क्या इसको लेकर के चुनाव लड़ा जाना चाहिए? सूरज जी, ऐसा है, किसी की निजता का हनन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से जो टिप्पणी आ रही है, एक नारी, हम कहते हैं कि एक नारी का अपमान कर रही है जी। यदि हम कहते हैं कोई बहुत अच्छा सुंदर है, ब्यूटीफुल है, भैया आप भी ऐसे बन जाओ। लेकिन आप किसी नारी को आप ये कहो आप मंदिर जा रही हैं, मंदिर धुलना पड़ेगा। अरे मंदिर तो सदैव पवित्र है, आप पवित्र को पवित्र करते हैं मंदिर। यदि कोई अपवित्र है तो उसको मंदिर पवित्र करता है, और वो तो एक देश की बेटी है, एक देश की बहन है, और ये चुनावी एजेंडा के साथ वो मंदिर में जाकर के आशीर्वाद ले रही है। लेकिन क्या पांडे जी ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने मंडी सीट से कंगना रनावत को टिकट देकर के उस सीट को हॉट सीट बना दिया है? देखिए ऐसा सूरज जी, ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनका निर्णय लेना है कि कौन सी सीट में किसको कहां लड़ाना है और कौन प्रत्याशी कहां मजबूत होना है ना। तो ये तो पार्टी का स्वाभिवेक है ना। लेकिन जो प्रश्न आ रहा है कि अभी कांग्रेस की एक प्रवक्ता थी, उनने भी यही मंडी को लेकर कहा, एक शब्द मंडी शब्द ऐसा है जो बहुत नेगेटिव पर्पस पे जाता है, और यही विक्रमादित्य जी ने क्या कहा कि मंदिर। तो इस तरीके की चर्चा करना
और इस तरीके से भाषा बोलना और अपने आप में टीवी में और अखबारों में बने रहना, ये नैतिकता नहीं कहता। वो एक देश की बेटी है, एक देश की बहन है। अपने जीत के लिए यदि भगवान के मंदिर जा रही है, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कर रही है, तो एक उसका वो संस्कार है और अपने संस्कार का पालन कर रही है। और कांग्रेस के नेता जिस तरीके से ये शब्द कहे हैं, ये शब्द निश्चित तौर पर निंदनीय होना चाहिए। और राजनेता जितने पॉलिटिकल्स हो, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, लोकतंत्र का ये चुनाव है, लेकिन शब्द जो आपने मारा है और जो शब्द आपने प्रहार किया है, ये तो बाढ़ के तरीके है। आज चुनाव कल खत्म हो जाएगा, इसके बाद भी आदमी कहेगा फला व्यक्ति की नैतिकता ये थी कि फला नारी को ऐसा शब्द कहा गया। तो अपनी वाणी में नियंत्रण होना चाहिए और चुनाव आयोग ऐसे बड़बोले और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जैसा निगम जी ने कहा कि हमारी एक आचार संहिता है, एक हमारा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप किसी चुनाव जीतने के लिए अपना स्तर नहीं गिरा सकते हो, अपनी मानसिकता नहीं खो सकते हो। और इस तरीके के लोग जो अपनी मानसिकता खो के और किसी की निंदा करके और चुनाव जीत ले, तो कदापि संभव नहीं है, क्योंकि ये कुटुंब सा परिवार है। यहाँ मातृभूमि का भी सम्मान है, यहाँ नारी का भी सम्मान है, यहाँ बहन का भी सम्मान है, यहाँ सबका सम्मान है। यदि इस तरीके से कोई बात किया जाता है तो नरगल बहुत बहुत असत्य है और इसका निंदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा शुभकरण पांडे जी, क्योंकि अगर आप राजनीति में या फिर सत्ता पाने के लिए अगर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है। लेकिन सूरज जी, मंडी सीट की जब हम बात करते हैं, एक तरफ किंग है, क्योंकि हैवी वेट कैंडिडेट हम उनको कह सकते हैं, और और एक तरफ क्वीन है, यानी कंगना रनौत, जिन्हें क्वीन कहा जाता है बॉलीवुड की। राधेश्याम अग्रवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इसी सवाल के साथ। क्या लग रहा है आपको, टिप्पणियां मंडी सीट को लेकर कम नहीं हुई हैं? शुरुआत से ही, जब से हम मंडी लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, तब से कांग्रेस ने कंगना रनौत को लेकर तमाम निशाने साधे हैं। क्या लग रहा है आपको, मंडी की जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा? ये जो मंडी की जनता, मंडी में जो चुनाव हो रहे हैं वो एक राजतंत्र का चुनाव, सामने राजा है और सामने प्रजा के रूप में वो कंगना रनौत को एक खड़ा किया है। तो राज परिवार अपना वो दबदबा किसी न किसी तरह बताना चाहते हैं और उनमें उनको भाषा की शालीनता तो है ही नहीं कि एक महिला मंदिर जा रही है और मंदिर को धोना पड़ेगा। ये कौन सी बात है भाई? मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके जो भी पता, हमने 50 साल में पहली बार भाषा में तो किसी के पास लगाम नहीं है, भले वो बीजेपी के लोग हो, भले वो कांग्रेस को या अदर्स पार्टी के हो। कहाँ चला गया देश, कहाँ चली गई हमारी नैतिकता, कहाँ गए लोग? मतलब भाषा का जो कंट्रोल है वो नहीं है। उस भाषा के कंट्रोल में राज परिवार को, लोगों को तो अपना समय देखना चाहिए, उनको इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। सही कहा आपने कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन भाषा के प्रयोग की यदि हम बात करें तो जिन कंगना रनौत की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता है, और हिमाचल के किंग जिनकी हम बात कर रहे हैं विक्रमादित्य सिंह, दोनों आमने सामने जरूर। लेकिन यहाँ बात है कि कंगना रनौत ने पहले, आज वो राजनीति में है, लेकिन जब वो राजनीति में नहीं थी, विशुद्ध रूप से बॉलीवुड के लिए काम करें, तब उनकी बयानबाजी, यहाँ तक कि उनके घर पर बुलडोजर चलाने की बात सामने आई है, उनको लेकर के सियासी समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दिए हैं। ये सिर्फ बात यहीं रुकी नहीं है, कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मैं सबसे पहले जब बताना चाहूंगा कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका, आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले अशोक गौतम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में ये किंग और क्वीन की लड़ाई है, या लोकतंत्र का चुनाव है, या फिर बयानबाजी में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है? नारी की पूजा की जाती है, वहाँ देवतुल्य माना जाता है, और जहाँ नारियों को अपमान किया जाता है, वो कितना ही बड़ा आदमी हो वो निष्फल हो जाता है। तो ये राजा महाराजा हैं, ये कुछ समझते ही नहीं है सामने वाले, उसके मुकाबले में कहाँ हैं? सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, तो ये किसी एक आम नागरिक की हैसियत से कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और कुछ ऐसा है कि कांग्रेस के लोग जो है, हमारे देश में तो नारियों ने बहुत सम्मान बढ़ाया है, जैसे कि जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, रक्षाबंधन है, भाई दूज है, करवा चौथ है, संस्कृति को बहुत ऊंचा उठा रही हैं हमारी महिलाएं, हमारे देश की बहन बेटियां। और इनके आगे तो ये तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। और कांग्रेस को कुछ ऐसा लग रहा है कि सेल्फ गोल करने की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि खुद ही उसमें वो फंस जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे वो उन्होंने कहा था चाय वाले का बेटा क्या प्रधानमंत्री बनेगा, खड़गे साहब ने कहा कि इसको गाड़ दूंगा, कि फला
अनेक ऐसे उदाहरण हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक जी, क्योंकि राजनेताओं की जो भाषा है वो तो अब हम देख रहे हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं रही, लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा कि वो राजा महाराजा हैं, दबाना चाहते हैं, जैसे सभी ने कहा, तो आपको लग रहा है कि दबाने के लिए महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणियां करनी चाहिए? बिल्कुल बहुत ही अनुचित है, ऐसी अशोभनीय है, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कि तो 4 जून को रिजल्ट पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। कोई खुद पे सेल्फ गोल कर रहे हैं कि भाई हम ऐसे हैं, अपनी अहमियत अभी से वो दिखा रहे हैं, और उसका फैसला 4 जून को हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक जी, जैसा आपने बताया कि 4 जून को परिणाम आएंगे और उसी का सबको इंतजार है, क्योंकि बेहद नजदीक अब परिणाम की और उल्टी गिनती राजनेताओं ने भी शुरू कर मैं भी दी है। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बात हो रही है महिला सम्मान की। यहाँ केवल कंगना रनावत की बात नहीं है, वो महिला प्रतिनिधि हैं, वो किसी राजनीतिक दल से आती है, ये बात अलहदा है, लेकिन बात महिलाओं की है। और जैसा कि अशोक गौतम जी ने भी कहा कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, तो नारी सम्मान की बात भी एक महिला ही कर रही है, एक नारी शक्ति भी हमारे साथ है, उनका सम्मान करते हुए आग्रह करूंगा कि अगला प्रश्न उपेंद्र तिवारी जी से करें। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि नारियों के सम्मान की जब बात आती है, और इस चुनाव में तो हम ये देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव में 2024 में, कि किस तरह से नारियों पर जो अभद्र टिप्पणी है वो बढ़ती जा रही है, फिर वो चाहे कंगना रनौत हो या फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, सब पर अभद्र टिप्पणी हम देख रहे हैं। लेकिन उपेंद्र तिवारी जी, मंडी की हम बात कर रहे हैं, किंग और क्वीन आमने सामने, एक तरफ कंगना रनौत, एक तरफ विक्रमादित्य सिंह, और मंडी की जनता को लेकर, क्योंकि देखिए कंगना रनौत ने भी ये कहा है कि भगवान के लिए वो बोल रहे हैं, भगवान उनको सबक सिखाएगा, 4 जून को जो परिणाम आएंगे पता चल जाएगा मंडी की जो जनता है वो किसे चुनती है। लेकिन कांग्रेस की जब यहाँ पर बात आ जाती है, लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी कहा, मंडी की जब से बात हुई है, पहले सुप्रिया श्रीनेत ने शुरुआत की, उसके बाद विक्रमादित्य सिंह, अब तो उनकी माँ भी कह रही है कि वो हुस्न परी है, उन्हें देखने लोग जाते हैं, वोट नहीं देंगे। कैसे आप मंडी की राजनीति को देखते हैं? देखिए, हमारा भारत देश संस्कृति से भरा देश है, और हमारे देश में आप कोई भी संप्रदाय उठाओ, कोई भी जाति उठाओ, कोई भी धर्म उठाओ, इसमें महिलाओं का सम्मान सभी जगह विद्यमान है, और खासकर सनातन संस्कृति में इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ नारी की तुलना देवी से की जाती है। ऐसे में आप किसी के व्यक्तिगत चुनाव को जीतने के लिए व्यक्तिगत प्रहार करते हैं और अपनी संस्कृति से खिलवाड़ करते हैं, ये देश इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता है। लोगों को ये समझना चाहिए कि चुनाव, जैसा भी हमारे साथी ने कहा कि चुनाव तो आया है चला जाएगा, लेकिन हमको सबको चुनाव के बाद भी इसी देश में, इसी संस्कृति के बीच मिलजुल कर रहना है। जी बिल्कुल। तो व्यक्तिगत ऐसे प्रहारों से बचना चाहिए जहां हमारे शब्दों से किसी का अपमान होता हो, हमारी संस्कृति प्रभावित होती हो, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। बिल्कुल। अगर विक्रमादित्य जी ने जो भी एक शब्द कहे हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति में कहीं भी मान्य नहीं है और स्वीकार भी नहीं है। मैं यहाँ आपको 4 लाइन कहना चाहूँगा कि शब्दों में भी जान होती है। शब्दों में भी जान होती है, इन्हीं से दुआ, इन्हीं से आरती, और इन्हीं से अजान होती है। ये दिल के समंदर के वह मोती हैं जिससे इंसानों की पहचान होती है। बिल्कुल। आप जब अपने मुख से जो बाणी बोलते हैं, उससे आपकी संस्कृति झलकती है, उससे आपका व्यक्तित्व झलकता है, और उससे ही आपका ज्ञान झलकता है। बिल्कुल। आपने सही कहा कि शब्दों से पहचान होती है, क्योंकि शब्द बताते हैं कि आपकी परवरिश हुई है या पाले गए हैं। ये बातें भी आती हैं कि आपके शब्द बताते हैं कि आपको किस तरह की परवरिश दी गई, आपके परिवार के संस्कार क्या हैं, आपके परिवार ने आपको क्या सिखाया है। क्योंकि कई बार कहा जाता है, मैंने स्वतः लिखा है कि आप किसी नारी का सम्मान केवल इसलिए ना करें कि वो नारी है, बल्कि इसलिए करें कि आप में एक अच्छी माँ के संस्कार हैं, वो प्रदर्शित होना चाहिए, कि तब आप नारी का सम्मान करें, तब आप नारी का सम्मान करने के लिए विवश हो जाइए। बात करना चाहूंगा दिलीप भदौरे जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात जहां हम नारी सम्मान की कर रहे हैं, बात जहां सियासत की कर रहे हैं, वहीं विक्रमादित्य सिंह ने जो बात कही है कि ये जो भूमि है हिमाचल प्रदेश की, ये पवित्र भूमि है। हम बात करते हैं, जब हम विश्व में कहीं जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो हम खुद को गौरवान्वित कहते हैं कि हम उस भारत भूमि से आए हैं जहां राम ने जन्म लिया है, जहां कृष्ण ने जन्म लिया है। तो क्या भारत की केवल हिमाचल प्रदेश की भूमि पवित्र है, बाकी भारत की भूमि पवित्र नहीं है क्या? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता कि पूरा भारत देश ही एक पवित्र माना गया है, और है भी, माना नहीं गया है। जी। एक देश की, एक धरती का एक कोना कोना पवित्र है यहाँ पे। और रही बात हम अपने जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह की, तो उसमें मेरा फिर से वही कहना है कि ये राजनीति जो चल रही है आज के माहौल में, जो माहौल जो बना हुआ है, अगर आप थोड़ा पहले भी जाएंगे आप, तो सोनिया गांधी है तो महिला,
भारत देश की बहू है वो, उसके पति प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है वो। हाँ। उनके बारे में क्या नहीं कहा गया और क्या नहीं कहा जाता, ये आप सब लोग जानते हैं, इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा जी। तो वहां उस समय जाके नारी सम्मान कहाँ चला जाता है। हाँ। और जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको तो माँ ने संस्कार दिए हैं, हाँ। उनकी पत्नी का सम्मान कहाँ चला जाता है। हाँ। उस समय सम्मान की बात कोई नहीं करता, क्योंकि वो सत्ताधारी दल के हैं, हाँ। वो बाहुबली हैं, हाँ। वो सभी कुछ जानते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। उनके भाजपा के कई नेता इतनी उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं, हाँ। वो दबा दिया जाता है, ना कहीं मीडिया में दिखाया जाता, ना कहीं दिखाया जाता। अगर कोई दिखाने की कोशिश, हम जहां बात करते हैं रस की और चाशनी की, वहीं हम बात करते हैं किसी दूसरे तरह की टिप्पणी हुई तब भी हम बात करते हैं, क्योंकि महिला का सम्मान राजनीतिक दल की बिल्कुल दृष्टि से होना नहीं चाहिए, देखा जाता। होना चाहिए, जी। चाहे और राजनीति हो शुरुआत में जो या कोई भी हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हम बात कर रहे थे, वो हाँ। बीजेपी के ही नेता ने उनके ऊपर टिप्पणी की थी। तब भी हमने दिखाया था। बिल्कुल जी। बिल्कुल, मैं देखता रहता हूँ, आपका रेगुलर जी। देखने वाला बिल्कुल। दर्शक हूँ मैं आपके यहाँ का। जी। लेकिन बात ये आती है कि महिलाओं पे इतनी टिप्पणियां क्यों की जाती हैं। हाँ। बिल्कुल ठीक है। बात ये आती है कि राजनीतिक दल कितने दल में चले गए हैं ये, जी। कि इनको कुछ होश नहीं रहता कि किसी महिला के बारे में हम क्या टिप्पणी कर रहे ठीक है। हैं हाँ। और किस टाइप की टिप्पणी कर रहे हैं। अभी दिल्ली की राजनीति देख लो आप, हाँ। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में क्या हो रहा है। बिल्कुल। और एक संबित पात्रा का भी हाल ही में कल का ही बयान हाँ, बहुत उन्होंने तेजी तो से भगवान वायरल मोदी हो के रहा भक्त बता है। दिया। वो भगवान को बोल रहा है कि भगवान मोदी जी के भक्त हैं। हाँ। हालांकि मतलब- उन्होंने माफी मांगी है, 3 दिन के उपवास की बात कही है। माफी से क्या होता है, आप तो कह गए अपनी बात जी। क्योंकि आप बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ। चलिए, और यहाँ ठीक भक्तों है। का बोलबाला है। जी। बहरहाल ठीक है। मैं इन मुद्दों पे नहीं जाता, जी। क्योंकि ये गलत बात है। हाँ। किसी भी स्त्री पे, महिला पे, नारी पे गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक यहाँ है। दिलीप भद्र जी एक बात जरूर यहाँ आ जाती है कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में राजनीति के केंद्र में महिला है। हम चाहे स्वाति मालीवाल को मुद्दे को उठा लें, चाहे कंगना रनावत के मुद्दे को, या फिर ममता बनर्जी के मुद्दे को देख लें, तो ये तमाम चीजें जो है नारी केंद्रित हो रही हैं। हमने फिल्मों को नारी केंद्रित होते देखा है, हमने पुस्तकों को नारी केंद्रित होते देखा है, समाज को नारी केंद्रित होते देखा है, सेना को नारी केंद्रित होते देखा है, अब राजनीति नारी केंद्रित हो रही है। दरअसल क्या है ना सूरज जी, एक ये कहीं ना कहीं संवेदनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। ये एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। हाँ। किसी भी समाज में आप चले जाइए, हाँ। आपने किसी ने नारी पे अगर गलत टिप्पणी कर दी जी। तो आपको भुना ले जाएंगे आप उसको। बिल्कुल सही कहा उसको भुनाने की बजाय उसको वहीं खत्म करना ये चाहिए। भुनाने की कवायद है। आप उसको क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हैं आप उस हाँ। चीज को, उसको खत्म करो। ठीक। या चुनाव आयोग खत्म करे उसको, बिल्कुल। या राजनीतिक दल खत्म करें उसको। लेकिन ऋषिका यहाँ जहाँ बात आ रही है कि चुनाव आयोग खत्म करे, लेकिन चुनाव आयोग ने सख्तियां की हैं, चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किए हैं, दोनों राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को नोटिस जारी कर चुके हैं भाषा की लगाम को लेकर के, लेकिन तब भी सियासत पे ये बयानबाजी जारी रहती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी। अब आपको बता दूं, जब पहले सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनावत के ऊपर टिप्पणी की थी, हाँ। तब भी महिला आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था कि जो पार्टी है वो सख्त कार्रवाई सुप्रिया श्रीनेत को लेकर करे। दिनेश निगम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि शब्दों की संस्कृति की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी बताया कि शब्दों से ही आरती है और शब्दों से ही अजान है, तो शब्दों की संस्कृति, और कहीं ना कहीं ये जो टिप्पणियां कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की जा रही है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से की जा रही है, ये कांग्रेस की संस्कृति को बयां करती चली आ रही है। दिनेश निगम जी, नहीं, आप किसी एक दल को आप टारगेट करके मत बोलिए। क्या है कि ये अभी अगर आप 2024 का चुनाव अगर आप देखें, तो आप अगर 1.5 महीने का दृश्य उठा के देखेंगे तो एक ये पहली बार कोई नहीं हुआ है कि किसी महिला पे किसी पार्टी विशेष के लोगों ने किसी पार्टी विशेष के प्रत्याशी को ऐसा बोल दिया। लेकिन सवाल ये- लेकिन सवाल- ध्यान तो जाता है रस पर, रस पर जाता है, ध्यान जाता है चाशनी पर। मैं वो सब सही है, लेकिन सवाल ये है कि ये अपन ये कह सकते हैं कि इस तरह से टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए, ये तो कह सकते हैं अपन। हाँ। इसमें लगाम लगना चाहिए, ये भी कह सकते जी। हैं, पर ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति विशेष पे। सवाल ये है ठीक कि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े शीर्ष नेताओं ने मालूम नहीं कितनी लेकिन टिप्पणियां दिनेश करी है। निगम बहुत जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, जी। लेकिन कांग्रेस का नाम मैंने यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि कांग्रेस के अगर हम इतिहास उठाकर देखेंगे आप, तो कांग्रेस के खुद के जो सांसद है वो खुद ही की पार्टी की महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे हाँ। हैं। दिग्विजय सिंह जो इतना बड़ा वरिष्ठ नेता राजनीति है। में उनका इतिहास रहा है, एक वरिष्ठ नेता है, वो खुद ही बोलते हैं, उन्होंने टंच मार कहकर पुकारा है। कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो खुद की पार्टी की महिलाओं पर ही ऐसी टिप्पणियां कर मैं देते किसी हैं। राजनीतिक दल की सिफारिश नहीं कर रहा हूँ। जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ
हूँ कि इसी तरह की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी करी और कांग्रेस के लोगों ने करी, दोनों लोग दोषी हैं। मैं दोनों को कह रहा हूँ कि दोनों पे लगाम होना चाहिए और दोनों पे चुनाव आयोग को बहुत, मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत गंभीरता से इसको करना चाहिए। और अभी चूंकि अब देखिए 2 चरण के चुनाव बचे, 1 तारीख को चुनाव है और 25 तारीख का चुनाव है ना, 2 दिन। अगर वाकई चुनाव आयोग अपनी जो है इमेज बनाए रखना चाहता है कि जनता में उसकी एक निष्पक्षता झलके या लगे कि वो निष्पक्ष है, तो आज ही उसको इस तरह से कोई निर्णय लेना चाहिए कि अगर आज के बाद इस तरह से कोई भी टीका टिप्पणी किसी दल के किसी भी लोगों ने करी तो उसमें ये एक्शन लिया जाएगा इमीडिएटली। तो मुझे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, इतना ज्यादा इसमें माहौल खराब हो गया, ये प्रजातंत्र की ऐसे लोगों ने धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी है। व्यक्तिगत आरोप, अब मैंने उनके चरित्र पे आरोप, उनके परिवार पे आरोप, उनके संपत्ति पे आरोप, ये लोकतंत्र बोलता है क्या? लोकतंत्र ने आपको यही शिक्षा दी है क्या कि आप इसी तरह के मंच के माध्यम से भाषण देंगे? क्या आपको मालूम नहीं सूरज जी कि जो चुनाव आयोग है उसमें ऑलरेडी ऐसे नियम बने हुए हैं, ऑलरेडी है पहले से। शेषन ने जितने अधिकार लिए हैं और टी.एन. शेषन ने बता दिया था कि चुनाव आयोग का डंडा क्या होता क्या है। तो सवाल ये है कि एक वो भी थे, सेशन साहब भी थे, और आज एक हमारे राजीव जी भी है तो वही पद में ना, उसी तरह के अधिकार उनके पास आज भी है। पर वो क्यों नहीं इतना सीरियस हो रहे, क्यों नहीं गंभीरता से उसमें निर्णय ले रहे? आखिर क्या वजह है? मतलब ठीक है, आपने एक सवाल खड़े किए कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या है। चुनाव आयोग एक समय था जब राजनीतिक दलों निरंकुश हो रहे थे, तब टी.एन. शेषन ने बताया, अरे भागते फिरते थे अच्छे लोग, बिल्कुल उन्होंने बताई थी कि ताकत क्या है। और आज भी सवाल खड़े, जैसे कि दिनेश निगम जी ने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका जो होनी चाहिए वो इस निष्पक्षता होनी चाहिए। निष्पक्षता के साथ साथ ये होना चाहिए कि वो सख्ती बताए राजनीतिक दलों को, राजनीतिक दलों के नेताओं पर अंकुश लगाना यदि उसका काम है तो अपनी भूमिका का निर्वहन करे। लेकिन जहां हम बात नारी सम्मान की कर रहे हैं, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं बयानबाजी की। लेकिन यहाँ शुभकरण पांडे जी, आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में हम बात करते हैं राजनीति और राजनीति की सुचिता की। हालांकि राजनीति और सुचिता नदी के वो जो 2 धारे हैं जो कभी आपस में एक नहीं होता, लेकिन तब भी यदि राजनीति की यही गंदगी है, जिस राजनीति को समाज सेवा के नाम से जाना जाता था, जाना जाता कि यदि कोई राजनीति में जा रहा है तो समाज सेवा करने जा रहा है, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई चप्पल और एक झोला लटका के लोग राजनीति में जाते थे, अब राजनीति का वो परिदृश्य नहीं है, तो हम लोकतंत्र की सुचिता की कैसे बात कर सकते हैं? जी, व्यक्ति की जहाँ आचार संहिता है, आचार संहिता किसी की जबान पकड़ने को इतना अधिकार नहीं कि किसी का जबान पकड़ ले, है ना। आचार संहिता की एक संहिता है, एक कानून है, और उस कानून के दायरे में जो आते हैं उसको एक सिस्टम है, और सिस्टम जब कार्रवाई करता है जब समय जा चुका होता है ना। यदि अपनी जबान से कोई बात निकल गई है, धनुष बाण से यदि बाण निकल गया और जबान से बात निकल गई तो वो वापस नहीं आती। जिस तरीके से नारी का सम्मान की बात आपने किया, नारी का सम्मान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं 1 मिनट सूरज जी कि भगवान के ऊपर जो विपत्ति पड़ी तो वन को गए, और वन में जब संकट काल आए तो उस समय रावण की बहनी स्वयं शूर्पणखा वहां गई और जाकर के प्रस्ताव दिया। लेकिन भगवान ने कहा बहन तुम इस जंगल में क्यों आ रहे हो? मैं तो एक तपस्वी हूँ, और एक तपस्वी तपस्या करने आया है, मैं एक वैवाहिक जीवन हूँ, है ना। तो जिसकी मनसा यदि गलत है और भावनाओं की मनसा से, गलत भावनाओं की दृष्टि से सोच कर यदि आप कोई बात कह रहे हो तो वो बात दूर तक जाती है। आप जिन शब्दों की बात करें कि राजा राम जी ने उस समय कहा था कि हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ दूसरी को माता और बहन समझते हैं, ये शब्द उन्होंने जो देखिए इसी बात को मैंने क्या कहा कि विस्तार से, चूंकि समय एक देश न्यूज को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक देश न्यूज एक ऐसा चैनल भोपाल का जो हर मुद्दे पर डिबेट कराया और खुली डिबेट कराया, और पत्रकारों को कहा कि आप अपने मन में जो बात है आप मंच पर बात रखिए। यहाँ नारी का सम्मान की बात है सूरज जी। इस देश काल में चाहे वो त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, और चाहे सतयुग हो, और चाहे कलयुग हो, आज कलयुग का प्रथम चरण है ना। और यदि नारी का कोई अपमान करता है तो पहले समाज भी दंडित करता था, कानून भी दंडित करता था, राजा दंडित करता। आज प्रजातंत्र में कोई राजा नहीं है, प्रजातंत्र में प्रजा की जनता ही राजा है। और यदि राजा अपने चरित्र को और अपनी विद्वत्ता को इस तरीके से नारी का अपमान करके भाषा करेगा, कौन राजा स्वीकार करेगा? मुझे नहीं लगता कोई स्वीकार करेगा। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मेरा निवेदन है कि देश के नारियों का यदि आप
स्नान करते हो गंगा जमुनी के तहलीब पे, यदि आप रहते हो तो आपके विचारों को लोग, सूरज जी एक बात अभी आपने कहा था कि एक घर से व्यक्ति फटा कपड़ा पहनकर डंडा लेके पॉलिटिकल राजनीति में निकलता था, तो लोग कहते थे फलाने का बेटा है, अन्याय नहीं होने देगा, अन्याय नहीं हो। आज सूरज जी नेता ये है कि आज गरीबी से राजनीति करता है और 2 साल के बाद करोड़पति आयकर का इनकम टैक्स भरता है। तो इस देश में जनता का भला नहीं हुआ, इस देश में ऐसे पॉलिटिकल नेताओं का भला है जिन्होंने जनता को गुमराह करके केवल तिजोरी भरने का काम किया है, और जनता को कितना बुरा भला बोला जा सकता है। ऐसे नेता, ऐसे समाज सेवी को जनता तिरस्कार करती है, ऐसे नेताओं को अपने नियंत्रण में रहना चाहिए। अब जो है कि जनता का पोषण करने के लिए नहीं, जनता का शोषण करने के लिए लोग राजनेता बनते हैं। राजनीति एक व्यवसायीकरण हो गई है। उन्होंने कहा हम 4 भाई हैं, एक कांग्रेस में चले जाओ, एक भाजपा में, एक समाजवादी में, एक आम आदमी में। आप देखिए सूरज जी, 1 मिनट, आप देखिए एक संसद की चुनी हुई महिला, अभी हमारे ठाकुर साहब बहुत बढ़िया बोले, एक संसद की चुनी हुई महिला, और कहा सीएम के बंगले में एक सुरक्षा कर्मी उनका पीए एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता है, और जब वो अपने अधिकार की बात करती है तो पार्टी के लोग उसको न्याय दिलाने के बाद उस महिला पर उंगली उठाते हैं। इस देश में सूरज जी, इस देश में न्याय मांगना भी बहुत कठिन हो गया है। मैं उस महिला को धन्यवाद दूंगा कि अपने न्याय के लिए पद को कुर्बानी कर दी, लेकिन अन्याय के खिलाफ प्रदेश का चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे तानाशाह अफसर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की। यही तो भारतीय महिलाओं की शक्ति है कि वो लड़ जाती हैं, अड़ जाती हैं और डिगती नहीं है। देखिए इस देश की नारी कौशल्या भी है, और इस देश की नारी चंडी भी है, और जिस दिन चंडी की आवश्यकता पड़ेगी ना, उस दिन साथ बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऋषि का बात हम महिला सम्मान की कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी, क्योंकि जिस तरह से महिला सम्मान को लेकर, नारी सम्मान को लेकर हम बात कर रहे हैं, अब हम लोकसभा चुनाव 2024 में ये देख रहे हैं, एक हमने नया दौर इसमें देखा। शायद हम पिछले दिनों जो बात कर रहे थे कि क्योंकि भारत की राजनीति हो सकता है इस चुनाव के बाद बदलने वाली है, क्योंकि जो मुद्दे पहले चरण के बाद से एंट्री हुई है, सरप्राइज एंट्री जिन मुद्दों की हुई है, जिनकी पहले कभी चर्चा नहीं थी, और महिला के सम्मान को लेकर जो लगातार बात की जा रही है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अचानक चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन राधेश्याम अग्रवाल जी, अब आपसे जानना चाहूंगी, राजनीति में हम जिस तरह से महिलाओं के एंट्री, क्योंकि जैसे पहले सूरज जी ने कहा कि नारी केंद्रित जो राजनीति है वो अब होती जा रही है देश में, हम नारी के सम्मान को लेकर बात कर रहे हैं। एक तरफ हम बात करते हैं न्याय मिलना चाहिए नारी को, तमाम जो कानून है वो बनाए गए हैं, महिला आयोग नोटिस जारी करता है, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर यहाँ पर बात सामने आई। क्या जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है, सर विपक्ष आरोप लगाता है कि एजेंसियां जो है वो बीजेपी की हैं, चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की बात सुनता है, बेहद हास्यास्पद तो ये है क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्षतापूर्ण तरीके से काम करता है। अब आपको क्या लग रहा है कि अगर चुनाव आयोग इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है तो फिर एक बार विपक्ष जो है वो मुद्दा तो बनाएगा इसको, फिर इसको एक बार उठाएगा? मेरा इस मामले में ये मानना है, चुनाव आयोग जो कार्रवाई करता है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। वो इम्प्लीमेंट हो तो सही, नोटिस जाते हैं और कचरे की टोकरी में रख दिए जाते हैं, उससे थोड़ी काम चलता है जब तक कार्रवाई नहीं की जाए। जैसे बंगाल में हुई है, 24 घंटे के लिए उनका मुंह बंद कर दिया गया, ऐसे ही 24 घंटे के लिए इनका मुंह बंद कर दिया जाए, कार्रवाई हो जाएगी। उसमें नारी लग रहा है 24 घंटे मुंह बंद करने से इनकी परंपरा सुधर जाएगी? मेरा है कि 24 घंटे में क्यों नहीं परंपरा बंद हो जाएगी। ये है कि मंडी के जो चुनाव है वो कांग्रेस और राजशाही परिवार के बीच में, भाजपा विरुद्ध राजशाही परिवार, उनने भी अपना ये बना लिया है कि भाई मुद्दा कि इनको किसी न किसी बहाने और नीचा दिखाया जाए। शुरू से जिस समय से नाम उनका जारी हुआ उसी समय से वो विवादास्पद कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि भाषा की शालीनता धीरे धीरे सब खत्म होती जा रही है, और 2029 के जो आने वाले चुनाव हो सकता है हम रहें ना रहें, इससे भी विकट होंगे। लोग अगर इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, राजनेता बैठ के एक मीटिंग नहीं करेंगे तो देश का भला नहीं होगा। देश की छवि जो पूरे अन्य देशों में जा रही, दूसरे देशों में, वो अच्छी नहीं जा रही है। सही कहा आपने कि देश की जो छवि निर्मित हो रही है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का महापर्व यह है लोकसभा चुनाव, और इस चुनाव को देखने सारी दुनिया के लोग आते हैं कि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, जहां 98 करोड़ मतदाता हैं। वो 98 करोड़ मतदाता अपनी सरकार का चयन कैसे करते हैं, उस प्रक्रिया को देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। अशोक गौतम जी, क्या वास्तव में यही पहचान है भारत के लोकतंत्र की? क्या इसलिए हम दंभ भरते हैं कि हम दुनिया की सबसे पुरानी
सभ्यता है? क्या इसलिए हम गर्व करते हैं कि भारत का लोकतंत्र सबसे स्वच्छ है? क्या इसलिए हम गर्व करते हैं कि भारत की जो राजनीति है वो दुनिया के लिए एक वैश्विक पैमाने पर एक स्थापित करती है, एक पैमाना बनाती है, एक निर्माण करती है, एक पहचान बनाती है? क्या ऐसे ही भारत की पहचान बनेगी? ऐसे ही भारत का लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा? सर, भारत का लोकतंत्र और महिलाओं की इज्जत बनेगी जब 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा। हाँ। उनके हाथ में अधिकार आएंगे और वो कुछ जो देश के लिए मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। अनेक राज्यपाल बनी हुई है महिलाएं। हाँ। कई जगह रही हैं। हाँ। और 33% आरक्षण। सबसे बड़ी बात है तो इस देश की राष्ट्रपति भारत की नई संसद भवन में जो पहला अधिनियम आया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जी। वो 2027 में लागू हो जाएगा। जी। इसके अलावा हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक आदिवासी महिला को सुशोभित किया गया है। कोशिशें जारी हैं, लेकिन रही बात पार्टियों की, पुरानी बातें कर रहे हैं कि भाजपा के, आपको याद हो तो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, एक नारा ये भी लगा करता था। हमारे लालू प्रसाद यादव बिहार की सड़कें ऐसे बना दूंगा जैसे हेमा मालिनी का गाल। हाँ, बिल्कुल। वो तो मध्य प्रदेश में भी हुई थी कभी वो वाली बात। हाँ, वो भी आप। तो ये शुरू से जब तक इनके काबू में जब भी आएगा, जब 33% महिला आ जाएंगी, इनके हाथ में ताकत होगी, सशक्तिकरण होगा, महिला सशक्तिकरण होगा, तब जाकर के कहीं इनके होश ठिकाने आएंगे। लेकिन गौतम जी, यहाँ आज हम जहाँ बात करते हैं कि 21वीं सदी हम पार कर रहे हैं, 21वीं सदी को पार कर चुके हैं, महिलाएं चंद्रयान पे जा रही हैं, महिलाएं राजनीति में सामने हैं, महिलाएं केवल घर नहीं संभाल रही, महिलाएं देश संभाल रही हैं, तब आवश्यकता है महिला सशक्तिकरण की बात करने की। जब पावर नहीं है, 33% पावर का कितने परसेंट महिलाएं हैं? 2.5%। 9 महिलाएं कुल मिला के केंद्र में मंत्री हैं। तो पहली बार ऐसा है। मतलब 2-4 ऐसी होती थी, आज की तारीख में कम से कम 9 महिलाएं केंद्र में मंत्री हैं। तो 33% आ जाएंगी, तो आप सोचो कितनी महिलाएं बनेंगी मंत्री। क्या मैं आपकी बात को इस बात से देखूं कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी की 6 महिला प्रत्याशी थी, कांग्रेस की केवल 1 महिला प्रत्याशी थी, बिल्कुल। ये अंतर बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल 33% तो चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो महिला सशक्तिकरण की बात यदि हम करेंगे, सशक्तिकरण तो होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण होगा तभी तो उनके हाथ में। आज की तारीख सेना में जा रही है महिलाएं, IAS बन रही है, IPS बन रही है, क्या कहते हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, वहाँ पर भी महिलाओं का हो रहा है। सशक्तिकरण मोदी जी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, 4 जून को कौन जीतता है, कौन। बिल्कुल ऋषिका जी, बहुत बधाई हो कि मोदी जी महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, महिला को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी, सशक्तिकरण करने की बात जो है वो की जा रही है लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो महिलाओं के ऊपर बात की जाती है, देखिए 33% आरक्षण देने की बात की जा रही है, कभी 50% की बात भी कर देते हैं वही लोग, लेकिन जो बोला जाता है वो किया नहीं जाता है। हम देख रहे हैं कि जो चीजें हवाई फायर तो कर दी जाती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं देख पाते। उपेंद्र जी, एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि मंडी की हम बात कर रहे हैं। जैसा पहले कहा था कि एक तरफ किंग है, एक तरफ क्वीन, एक तरफ विक्रमादित्य सिंह है, तो एक तरफ कंगना रनौत है, लेकिन लगातार कंगना रनौत के ऊपर टिप्पणियां हुई, वो लगातार ये कहती भी आई हैं, यानी मोदी लहर को लेकर उन्होंने बात की है, मोदी जी विकास के काम कर रहे हैं। कंगना रनौत के चेहरे की हम बात करें तो मंडी की जनता उन्हें किस तरह से देखती है? आपको लग रहा है कि जो टिप्पणियां उन पर की जा रही है उसका असर कोई मंडी की जनता पर पड़ रहा है, या उनका खुद का क्या वर्चस्व है, कैसे देखती है जनता उन्हें? देखिए, जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता अपने विवेक से काम करती है। जनता देखती है कि वास्तव में कौन उम्मीदवार ऐसा हम चुन के भेजें जो हमारे हित में काम करेगा या देश हित में काम करेगा। देखिए, लोकसभा जो चुनाव होता है वो देश के लिए काम करता है, विधानसभा जो चुनाव होते हैं वो प्रदेश के लिए काम करता है, और जो पार्षद के चुनाव होते हैं वो आपके शहर के लिए काम करता है। तो ये तीनों चुनाव में अंतर है। इसमें जो आपका लोकसभा का चुनाव है, ये आप राष्ट्र की राजनीति किस दिशा में इस देश को लेकर जाएगी उस बात का चुनाव है, और काफी गंभीर चुनाव है। इससे आप पूरे विश्व में क्या स्थिति अपनी डेवलप करेंगे। तो जनता आज, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि छोटे से मोबाइल पे पूरी दुनिया का एक्सपोजर देखती है। आज पढ़ा लिखा आदमी वह कहलाता है जो मोबाइल पे सारी चीजें पढ़ना लिखना जानता हो और अपने मैसेजेस भेजना जानता हो। आज स्कूल जाना ही और केवल आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना आना ही पढ़ाई लिखाई में नहीं आता है। आज जिस तरीके का सोशल एक्टिविटी चल पड़ी है और हमें सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म मिला है, वर्ल्ड में इसने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। और जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात अभी हमारे भैया कह रहे थे, तो इस देश के अंदर महिलाओं से ज्यादा सशक्त कोई नहीं है। पुरुष महिला से ज्यादा सशक्त नहीं है, केवल दिखता है सशक्त। आप किसी भी घर के कितने जो भी बड़े से बड़े लोग हैं,
वो हैं तो पुरुष, लेकिन लेकिन तिवारी जी, उनके यहाँ घर की जहाँ महिला बात जो करते है, हैं, क्षमा चाहूंगा आपकी बात रोक रहा हूँ, बात जहाँ हम करते हैं तो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था उसको पुरुष प्रधान फिर क्यों कहते हैं हम? पुरुष प्रधान इसलिए कहते हैं कि बाहर पुरुष पुरुष दिखता है, हाँ। लेकिन हमारी जो संस्कृति डेवलप होती है, हमारी संस्कृति को जिसने जीवंत रखा जी। है वो महिला ही है। हाँ, पहली शिक्षा महिला ही देती है हमारे परिवारों में। सही कहा आपने। मेरी आज हिंदी अगर अच्छी है तो हाँ। मेरी माँ ने 5वीं क्लास के पहले पहले मुझे शुद्ध हिंदी पढ़ना सिखा दी थी, जी। और 5वीं क्लास से पहले पहले हम्म, सुंदरकांड का पाठ रोज सवेरे करवाती थी। जी। तो अब आप समझ लीजिए, वो मेरी माँ तो खुद महिला 5वीं, प्रधान अगर कहेंगे तो गलत तो नहीं होगा फिर तिवारी नहीं जी? बिल्कुल नहीं होगा। पुरुष प्रधान हमारा देश दिखता है, सारी आपके लेकिन पास सारी वास्तविकता में अगर आप इनडायरेक्ट में देखो, जी। अगर आप इनडायरेक्ट में देखो तो सही बात तो ये है कि तिवारी जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि महिलाओं की कि चलती है। महिलाओं की पहले भी चलती थी, आज भी महिलाओं की आज भी कल चलती भी चलेगी। है, और महिलाओं की कल भी चलेगी। कानूनी तौर और पर वही दर्जा मिलना नहीं, चाहिए। कानूनी दर्जा मिले ऐसा नहीं है, कानूनी दर्जा जितनी मिल सकती है उतनी मिले, और भी दिए जा रहे बिल्कुल। हैं। लेकिन सवाल ये है, आ रही है पांडे जी, शपथ। तिवारी जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर पांडे जी आपके पास आ रहा हूँ। जी। जी तिवारी जी अपनी बात पूरी तो करें। जहाँ तक महिला सशक्तिकरण का सवाल है, जी। तो पूरी दुनिया में भारत से ज्यादा महिला कहीं सशक्त नहीं है। सही कहा आपने। ये गारंटी से कह सकता जी, हूँ मैं। भारत से ज्यादा सशक्त महिला कहीं सशक्त नहीं है। मैं रही बहुत गंभीर कानून बात की कहना बात, चाहूंगा। जी, रही कानून की जी। बात, तो कानूनी तौर पे भी महिला हमारे यहाँ पुरुष से ज्यादा सशक्त है। ठीक हाँ, है। केवल ठीक है। अंतर इतना है कि महिला पहले अपने घर को देखती है, वो ठीक बच्चों को संभालती है, हाँ। और वो साथ साथ अपने पति को भी संभालती है, अपने सास ससुर को भी संभालती ठीक है है। तिवारी जी। और यहीं से संस्कार डेवलप होते हैं, और जो आज हमारी संस्कृति जीवंत है, बिल्कुल। वो भारत की महिलाओं के वजह से ही है। हमारी संस्कृति की जीवंतता यदि है तो भारत की महिलाओं का कारण है। तो पांडे जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक गंभीर बात, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो हमने केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत की दीवारों पर यदि विज्ञापन देखे हैं तो मर्दाना कमजोरी के देखे हैं, महिलाओं की कमजोरी के नहीं देखे हैं। उस दौर में हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। पंडित जी अपनी बात रखें। देखिए सूरज जी, मैं कहूंगा जी। हमारी छोटी बहन रिस्का जी। आपके बराबर से कंधे मिलाकर के सवाल करती है, और इस देश में, इस मातृभूमि में हाँ। जिस दिन जन्म लेता है ना, हाँ। तो सबसे पहले माँ ही एक शब्द कहती कि ये आपके पिता हैं। जी, बिल्कुल। इस देश में नारित्व जो है, जो मातृत्व है, वो सबसे बड़ा प्रधान है। बिल्कुल। पुरुष एक समाज, देश कहते हैं पुरुष समाज है, हाँ। लेकिन घर को चलाने वाली कौन? महिला। एक माँ है। हाँ। एक माँ है। माँ शब्द आया है सूरज जी, बिल्कुल। नारी तो बाद में आया, हाँ। पहले माँ है, और जो पूरे घर को कंट्रोल करती है। और इस समाज में नारित्व जो है आज नेतृत्व कर रही है। कहीं पत्नी की भूमिका में है, कहीं बहन की भूमिका में है, कहीं माँ की भूमिका में है, हमारी चर्चा और की कहीं हालांकि बदल गई है। शक्ति की भूमिका में है। इसलिए पुरुष कभी ये ना कहे कि मैं प्रधान देश हूँ, या इस देश में जी। नारित्व प्रधान देश है, और उन्हीं से ये देश चल रहा है। बिल्कुल। जिस दिन माँ नहीं होगी, उस दिन संसार में न हमारा नाम होगा और न आपका नाम होगा। भारत में पुरुष प्रधान तो कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए कि भारत को धर्म प्रधान देश माना जाता है, है ना, वो धर्म प्रधान देश के रूप में पहचाना जाता है। लौटेंगे। मंडी की हम बात कर रहे थे जहां कंगना रनावत के ऊपर टिप्पणी की गई, जी। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी अब इसलिए हो जाता है सूरज जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए तमाम साथिया जैसे बता रहे थे हाँ। कि देश में नारी को पूजा जाता है, हाँ। माँ शब्द जो है, नारी का सम्मान जो है, नारी की पूजा बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। और उसी देश में जब राजनीति की हम बात करते हैं तो ऐसी अभद्र टिप्पणियां नारी के ऊपर की जाती हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है। बिल्कुल सही कहा कि हम उस देश के वासी हैं, हम उस सभ्यता के संवाहक हैं, उस संस्कृति को धारण करने वाले हैं जहां चौराहे पर मिट्टी की एक मूर्ति बनाई जाती है, उसे नारी का आकार दिया जाता है, तो नवरात्रि में वहां से हम सर झुका के निकलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो आदिशक्ति का स्वरूप होती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। तमाम मेहमानों का, उपेंद्र तिवारी जी, दिनेश निगम जी, राधेश्याम अग्रवाल जी, अशोक गौतम जी और शुभकरण पांडे जी, दिलीप भदौरे जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की, महिला सम्मान की। राजनीति अपनी जगह है, महिलाओं का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन क्या सिर्फ अपना यदि वोट बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि कंगना रनावत जिस मंदिर में जा रही हैं उस मंदिर को धुलाना पड़ेगा तो इससे उनके वोट बढ़ेंगे या घटेंगे, ये वहां के मतदाता तय करेंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक ऐसे ही मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।